एक ऐसे राजा है शिवाजी महाराज, जिन्होंने दुनिया के किसी भी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रही जिसके साथ टक्कर नहीं ली। कि भारत के पॉपुलेशन में करीब 25% मुस्लिम जनसंख्या ये घुसपैठियों की है, और सुरेश चौहान के राय रखने के लिए पीछे कभी भी नहीं रहता, हिम्मत के साथ सच बोलता है। लेकिन आज यहां पर उपस्थित हिंदू उस कोली बहन को बताएगा कि आपके पीछे हम हैं। अभी तो आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, जिस दिन शुरू होगा उस दिन बाढ़ आ जाएगी, ये मेरा विश्वास है। भारत माता की जय, गंगा माता की जय। आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित सर्व जीवित हिंदू, क्योंकि हिंदू रविवार को सुबह तो पक्का सोता है, वैसे तो 365 दिन सोता है, केवल रात को ही नहीं बाकी दिन भी सोता है। जागता है वो केवल पेट भरने के लिए, वासना और अपेक्षा और सपनों पूर्ति के लिए, देश बचाने के लिए। अगर कोई आज जाग रहा है तो यहां बैठा हुआ है। और आप इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ वीटी स्टेशन जैसी भीड़ होती तो फिर आपका कोई महत्व नहीं होता। वहां तो आदमी को खड़ा होना होता है, आगे वाला पीछे लेके जाता है, पीछे वाला आगे लेके जाता है। लेकिन यहाँ ईश्वर ने चुने हुए लोग ही पहुंचते हैं, जिनको कुछ कार्य करने के लिए ही भगवान ने कहीं पर भेजा होता है, और आप उन्हीं में से एक है, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि काम सामान्य नहीं है, काम विशेष है, और सामान्य व्यक्ति से होगा नहीं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति सोचता है कि अरे ये कैसे हो पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, कहीं पर हुआ है क्या, किसी ने किया है क्या, कोई उदाहरण है क्या, और फिर हम कैसे कर पाएंगे, हमको कौन बचाएगा, तमाम सैकड़ों प्रश्न उसके मन में आते हैं। स्वाभाविक भी है, पिछले 75-77 वर्षों में हम लोगों के मनों पर, दिलों पर, दिमाग पर जिस प्रकार के संस्कार, बंदिशें और सभी प्रकार के प्रहार किए गए, उस कारण यह मनोदशा सभी की बनी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो पिछले कार्यक्रम में इस सभागार में थे? हाथ ऊपर करें। ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस सभागार में नहीं थे, लेकिन जनता एनआरसी पर कोई भाषण या कोई वीडियो या टीवी पर कार्यक्रम देखा है और उनको विषय पता है? ऐसे कितने लोग हैं जो आए थे? वो दोबारा हाथ खड़ा मत करिए, उसके सिवा अच्छा नीचे करिए। अब अंतिम प्रश्न, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पूरा विषय पता नहीं है? ईमानदारी के साथ बताइए, तो मैं थोड़ा विस्तार से बताऊं। ठीक है। हमारे बीच में कई वरिष्ठ पत्रकार और काफी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी है, विभिन्न प्रकार के साम दाम दंड भेद वाले लोग भी हैं, उनसे भी थोड़ी देर में परिचय होगा। मैं शुरुआत करता हूं बहुत फास्ट में, ब्रीफ में आपको यह बताता हूं कि हम यहां क्यों एकत्र आए हैं। भारत की सबसे बड़ी, और ये भाषण नहीं है, क्या है, संवाद है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलना है। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या है? जनसंख्या। हिंदुओं की घटती, मुसलमानों की बढ़ती, असंतुलित जनसंख्या, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी, गरीबी, ये इसकी समस्या नहीं है, ये इसके पास भरपूर मात्रा में है। रुपये का गिरना, डॉलर का बढ़ना, ये समस्या नहीं है। क्योंकि ये जो मुख्य समस्या है जिसकी मैं बात करने वाला हूं, ये ठीक की जाती है तो बेरोजगारी नहीं रहेगी, डॉलर की कीमत बढ़ेगी नहीं, रुपया अपने आप बढ़ेगा, सब कुछ संपन्नता की तरफ जाएगा। मुख्य समस्या इस देश के अगर कुछ है तो घटता हिंदू, बढ़ता मुसलमान और असंतुलित जनसंख्या। इस कारण ही लव जिहाद है, इस कारण ही लैंड जिहाद है, इस कारण ही वक्फ बोर्ड है, इस कारण ही पॉलिटिकल अपीजमेंट है, इस कारण ही सारी समस्या है। सहमत है? बहुत धीरे से बोले, सहमत है? ऐसे आवाज में आप शेर है, ठीक है ना। और हमें एक बड़े विषय को लेकर जाना है, तो आपकी सहमति आपके स्वर में मुझे समझ में आनी चाहिए। तो हम सहमत है कि यह समस्या है। समाधान क्या है? समाधान है हिंदू की संख्या बढ़ाई जाए। संभव दिख रहा है? नहीं।
सभी ने बोल के देखा, शंकराचार्य ने, सरसंघ चालक ने, सब लोग बोल चुके हैं। और ये कंपटीशन राष्ट्रहित में भी नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं होती है तो फिर समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। दूसरा उपाय, उनकी संख्या घटाई जाए। अब उनकी संख्या घटाने के लिए क्या किया जाए? पहला, जनसंख्या नियंत्रण कानून आया क्या? अभी तुरंत आने की संभावना दिख रही है? अच्छा, आएगी, आया तो भी तुरंत उस पर कार्रवाई या इफेक्ट उसका लगने में 20 साल निकल जाएंगे। और हमारे हाथ में पीयू रिसर्च सेंटर, जो दुनिया की जनसांख्यिकी आंकड़े देने वाली संस्था है वॉशिंगटन डीसी में, वो कहती है कि 18 वर्षों बाद भारत का हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो जब आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे, आज आप बहुसंख्यक हैं, फिर भी कुछ कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो 18 साल बाद कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं। तो जो करना है वो आज अभी करना है। कल करे सो आज करे सो अभी कर। तो वो अभी का निर्णय और अभी का संकल्प लेने के लिए हम यहां पर उपस्थित हैं। और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना भी चाहिए। उसके लिए मैंने 70 दिन और 20,000 किलोमीटर की यात्रा की पूरे हिंदुस्तान की। 2018 में 8 करोड़ 96 लाख मिस कॉल एकत्र किए, सिग्नेचर एकत्र किए, भारत सरकार को दिए। 403 सांसदों ने कैमरे पर उसका समर्थन किया, लेकिन फिर भी कानून नहीं आया। भारत की राजनीति, पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी है। खैर, दूसरा उपाय क्या है? दूसरा एक उपाय यह है कि भारत के पॉपुलेशन में करीब 25% मुस्लिम जनसंख्या ये घुसपैठियों की है। किसकी है? मतलब कौन? बांग्लादेशी सबसे बड़ी संख्या में, अफगानी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, 71 देशों के घुसपैठे हिंदुस्तान में रहते हैं। इनको इंग्लिश में इनलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं, मराठी में घुसखोर कहते हैं, हिंदी में घुसपैठिए कहते हैं, आसान भाषा में इनको बांग्लादेशी कहते हैं, क्योंकि बड़ा संख्या उन्हीं का ज्यादा है। 1971 से लेके, वैसे तो विभाजन के समय से पाकिस्तान से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जो 71 के पाकिस्तान के विभाजन, बांग्लादेश की निर्मित के समय सबसे ज्यादा संख्या आना शुरू हुआ और आज तागायत भी चल रही है। अभी बांग्लादेश में बहुत बड़ा हिंदू नरसंहार हुआ, जो अभी भी जारी है। मीडिया ने दिखाना बंद किया, इसका मतलब समाप्त हुआ ऐसा नहीं है। अभी भी वहां पर जो हमारी दुर्गा पूजा है वो नहीं होने जा रही है। बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था बांग्लादेश का, आप जानते हैं? पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कैसे बना था? उन्होंने कहा था दुनिया के इतिहास में पहली घटना है जहां पर इस्लाम से बड़ा भाषा हो गई। और उन्होंने कहा कि पंजाबियों का प्रभाव है पाकिस्तान, और हम बांग्ला भाषी है, हम उनके गुलामी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि सारा सरकार कहां बैठता था? पश्चिम। और इसलिए वहां विद्रोह हुआ, उन्होंने दमन का प्रयास किया, इन्होंने विरोध किया, बलिदान दिए, और सारे हिंदुओं ने, मतलब मुसलमानों ने लड़के बांग्लादेश लिया। लेकिन आज वहां पर भाषा नहीं, मजहब हावी है, और इसलिए भाषा से ज्यादा मजहब का दबदबा है वहां पर। इसलिए बांग्लादेशी सबसे ज्यादा है। तो हम आसान भाषा में कहते हैं कि ये घुसखोर है या बांग्लादेशी है। तो इनको बाहर निकाला जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन का 25% हिस्सा हिंदुस्तान का घुसपैठियों का है। इतना बड़ा डेंट, इतनी बड़ी संख्या कम करने का और कोई उपाय आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है? नहीं। मुझे इसके सिवा तुरंत में कुछ नहीं दिखता, और इसलिए इसको कम करने का उपाय है, भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसकी प्रोविजन करके रखी, उसको कहते हैं एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। अब एनआरसी एक जगह आ चुकी है आसाम में, लेकिन वो बड़े टैक्टिफुल तरीके से उसको विफल किया गया। दुनिया के कई देशों में ऐसा होता है। और योगायोग देखिए, हमने इस आंदोलन की प्लानिंग शुरू की जून महीने में। जून से इसकी बैठकें चल रही है महाराष्ट्र में अलग अलग स्तरों पर। पहले प्रमुख कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बैठकें, फिर प्रमुख साधु संतों की, फिर सेना के पूर्व सैनिकों की, फिर राजनीतिक नेतृत्व को इसकी आवश्यकता समझाने के लिए जो करना पड़ा उसकी, ऐसे विभिन्न स्तरों पर इसका डाटा एनालिसिस वगैरह वगैरह। और जब से हम खुले कार्यक्रम अभी करना चालू किए हैं और इसकी अधिकृत घोषणा हम अक्टूबर में करने वाले हैं, उसके पहले ही, क्योंकि सुदर्शन पर इसका वो हल्ला शुरू हो गया, कार्यक्रम होने लगे, तो इसका परिणाम महाराष्ट्र में तो अभी सरकारी लेवल पर भले ही ना हुआ हो, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सारे जिलाधिकारियों को पत्र निकालकर कहा
कि आपके जिले में जो विदेशी नागरिक है उनकी जांच करिए। हमने कहा है कि सरकार ने एनआरसी लानी है, लेकिन सरकार एनआरसी नहीं लाती है तो आप और हम सरकार के भरोसे बैठेंगे क्या? नहीं। हमें मोदी जी के नियत पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं, हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं। उनको शायद ऐसा लगता होगा कि ऐसा कुछ शुरू करेंगे तो दंगे हो सकते हैं। हम कहते हैं कि दंगे कल होंगे तो ज्यादा नुकसान में रहेंगे, आज होंगे तो कम नुकसान में। सहमत है? हम दंगे नहीं चाहते, लेकिन होते हैं तो कब होने चाहिए इस पर हम राय रखते हैं, रखनी ही चाहिए। और सुरेश चौहान के राय रखने के लिए पीछे कभी भी नहीं रहता, हिम्मत के साथ सच बोलता है। और इसलिए नहीं ला रही है सरकार। लेकिन अगर पॉलिटिक्स से डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, और इसलिए अगर देश की जनता कहती है कि एनआरसी सरकार ने लानी चाहिए और नहीं ला रही है, तो हम कह रहे हैं कि सरकार नहीं ला रही है इसलिए एनआरसी को जनता लाएगी। सरकारी एनआरसी आती तो उसका नाम होता है एनआरसी, और हम ला रहे इसलिए उसका नाम क्या है? जनता। मतलब कौन? हम। कौन? हम लाएंगे। और इसलिए हम लाएंगे, सरकार अपने आप लाएगी जब सब लाएंगे, सब कहेंगे कि लाना है। और इसलिए उसका शुरुआत कहां से करना है? महाराष्ट्र। क्योंकि एक साथ पूरे देश में करने के लिए इतना बड़ा सैंपल फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र में हो सकता है। यहां की जनता ने 313 साल पहले औरंगजेब को गाड़कर 75% लोगों को इस राज्य से बाहर खदेड़ा था। 317 साल पहले औरंगजेब जिस दिन मारा गया था, उस दिन 75% लोग 8 दिन में महाराष्ट्र से पलायन कर चुके थे, औरंगजेब के पिल्ले। ठीक है ना? अब वो संख्या और ज्यादा हो गई है। और इसलिए इस बार महाराष्ट्र, और कहीं हुआ है क्या? तो पिछली बार मैंने बताया था स्पेन का उदाहरण, पता है ना? स्पेन में उन्होंने कहा कि इस्लाम छोड़ो या स्पेन छोड़ो। लोगों ने क्या छोड़ा? 90% लोगों ने इस्लाम छोड़ा, 10% ने स्पेन छोड़ा। 14-15 वर्ष पुराना उदाहरण है। हमारे ही हिंदुस्तान का हिस्सा, अखंड भारत का आज भी जिसको हम मानते हैं, म्यांमार। नाम क्या था पहले? ब्रह्मदेश। पहले नाम क्या था? अभी तक था। लेकिन हमारा ब्रह्मदेश जो आज म्यांमार बना है, बौद्ध देश बन चुका है। उस बौद्ध देश में अहिंसा की बात करने वाले बौद्ध भिक्खु, क्या नाम? नाम क्या उसका? विराथु। विराथु ने कहा कि हम बहुत शांति प्रिय धर्म के अनुयायी हैं, हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हम महानता की परिभाषा है, लेकिन आप कितने भी महान हो सकते हैं, लेकिन पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते। लेकिन उसने अमेरिका के दबाव के बावजूद वो इंटरनेशनल दबाव में नहीं आई, वहां की सरकार नहीं आई, वहां के लोग नहीं आए, वहां के व्यापारी नहीं आए, वहां के राजनेता प्रभाव में नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित अगर रखना है तो हमको इन पागल कुत्तों को, रोहिंग्याओं को हमारे देश से बाहर निकालना पड़ेगा। निकाले। वहां कोई हिंदुस्तान जैसा विपक्ष नहीं था। ठीक है ना? आजकल सोशल मीडिया पर बड़े मीम आते हैं, लोग कहते हैं कि ये जो लादेन है ना, ये पाकिस्तान में जाकर छुप गया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो हिंदुस्तान में आकर छुपता तो उसको बचाकर चुनाव में खड़े करने वाले दल यहां पर मिल जाते। एक नेता था, अपने साथ लादेन का सैंपल नमूना लेकर घूमता था, पता है ना? यूपी बिहार में। ये हिंदुस्तान है। लेकिन उन्होंने ये कहा और करके दिखाया। अगर म्यांमार कर सकता है तो आप कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे कि नहीं? करेंगे और करके दिखाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और इसलिए इस प्रक्रिया को नमूने के तौर पर, सैंपल के तौर पर, प्रयोग के तौर पर हमने तय किया कि महाराष्ट्र से करेंगे। महाराष्ट्र का एक लंबा इतिहास भी रहा है। क्या इतिहास है? पूरे हिंदुस्तान पर जब हरा झंडा लगा हुआ था तब यहां के वीर निकले, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने संकल्प लिया था हिंदू राष्ट्र का, हिंदू स्वराज का।
हिंदू भूल चुका था कि हिंदुओं का भी कोई राजा हो सकता है। उस समय उनका राज्याभिषेक करने के लिए उसकी विधि जानने वाले लोग भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि हिंदू राजा राज्याभिषेक भूल गए थे। उनको लग रहा अभी होगा ही नहीं। अब उन्होंने नियति मान लिया था कि इन आतताइयों का, मलेच्छों का ही गुलामी करनी है, ये उन्होंने नियति मान ली थी। उस समय शिवाजी महाराज जी ने करके दिखाया। उसके बाद लड़ने के बाद नीचे आदिल शाही, कुतुब शाही, अहमद शाही, मुगल शाही, सारे शाहियों से लड़े। एक ऐसे राजा है शिवाजी महाराज जिन्होंने दुनिया के किसी भी, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रही जिसके साथ टक्कर नहीं ली। अब जानते हैं हर युग में राज करने का एक शक्ति स्थान होता है। जो पिछले युग में मतलब 300-400 साल पहले जो दुनिया पर राज किया ब्रिटिशों ने, उसका कारण था नेवी, जो समुद्र पर जिसका राज, वो दुनिया पे राज करता था। उसके बाद अमेरिका आ गई। अमेरिका ने आज दुनिया पे राज कर रही है हवा, क्या हवाई, मतलब जिसके पास एयर फोर्स है, मिसाइल से, ये टेक्नोलॉजी जिसके पास है। लेकिन अगला युग है जिसके पास जनसंख्या है, वो राज करेगा। और हिंदू इसमें पीछे घट रहा है, बहुत गति से घट रहा है। कितने गति से? मुंबई में अगर हम बात करें तो मुंबई के हिंदू का जन्म दर है 1.1, कितना? और मुंबई छोड़ के महाराष्ट्र का है 1.6। दो हिंदू मिलके दो हिंदू भी नहीं पैदा कर रहे हैं। मुंबई के मुसलमान का जन्म दर क्या है? 3.9। और इसमें घुसपैठियों की संख्या, आपको मैं चौंकाने वाले आंकड़े बताता हूं। परसों में नासिक में था। नासिक में 2011 की जनगणना में, मतलब करीब 13-14 साल पहले जो जनगणना हुई, तो वहां पर 80,000 मुसलमान था जनगणना के सरकारी आंकड़े में। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी वहां पर पॉपुलेशन मुसलमानों की 7.5 लाख हो गई। कितनी गुना बढ़ी? 10 गुना। कितने वर्षों में? 14 वर्षों में। और उससे ज्यादा गति से यहां बढ़ी है। भारत में 10 करोड़ घुसपैठी है, लेकिन मुंबई में और महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में, उसमें से 40 लाख अकेले मुंबई में घुसपैठी है। कितने? 40 लाख। सोचिए, कई देशों की लोक संख्या होती है 40 लाख। ये जिसके ऊपर हमला किया ना इजराइल ने कल, लेबनान, 40 लाख का है। ऐसे कई देश है जिनकी ऐसी पॉपुलेशन है, उतने घुसपैठी अकेले यहां है। अगर हम यहां का जन्मदर और यहां का घुसपैठियों की संख्या जोड़े तो 8 से ज्यादा जाता है। 8, हमारा 1.1 और उनका कितना? 8। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बर्थ के सिवा और कोई होने का कारण नहीं है। हिंदू तो कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, और जो उनका है वो घुसपैठिया भी आएगा तो 8। तो इसका मतलब है कि केवल 10 वर्षों में मुंबई में कोई भी हिंदू सांसद नहीं बनेगा। 15 वर्षों में कोई हिंदू एमएलए नहीं बनेगा, क्योंकि एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है तो वहां इफेक्ट करने में समय लगता है। इस बार जो यहां के मुस्लिम एमएलए की संख्या वो बढ़ने वाली है। आप लोग यहां रहते हैं, भले अलग अलग राज्यों से हो, लेकिन यहां का पॉलिटिक्स पता है। तो सोचिए, देश की राष्ट्रीय राजधानी, देश को 33% टैक्स देने वाले लोग, पैसे से समृद्ध है, टैक्स देने में सबसे 1 नंबर है, लेकिन सुरक्षित है क्या? नहीं। पाकिस्तान में 1% से कम हिंदू है, 17% कंट्रीब्यूशन करते हैं वहां के इकोनॉमी में। यहां पर मुसलमान 20% है, लेकिन इकोनॉमी में 2% भी नहीं है। 80%, 98% टैक्स भरने वाला हिंदू सुरक्षित है क्या? नहीं। मुंबई का उदाहरण है। तो मुंबई वालों, आपके पास करोड़ रुपए का फ्लैट है, तो जब यहां की हिंदू संख्या घटेगी और 10 साल बाद जब मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा, तो आपके 1 करोड़ रुपए की फ्लैट की कीमत कितनी होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो जिनको लगता है कि मेरे पास 11वें मंजिल पे, 30वें मंजिल पे पेंट हाउस है और इतने रुपए का है, मैं तो सुरक्षित हूं, मेरे से क्या टकराएगा? नहीं। आपका हो सकता है कि उस समय शारीरिक नुकसान हो ना करे, लेकिन आपका आर्थिक नुकसान होगा। आपकी बेटी सड़क पर निकलेगी, शिकार बनेगी। आपका व्यापार होगा। मुंबई के व्यापार देखिए ना, मुंबई मतलब कोड़ी भाई माने जाते थे ना पहले,
अब कोड़ी मच्छी मारी का व्यवसाय हिंदू के पास है क्या? नहीं है। मच्छी मारने में दो व्यवसाय, बेचना और मारना। मारने का व्यवसाय करीब 100% बांग्लादेशियों के हाथ में चला गया है। उस कारण नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट पैदा हुआ है। और बेचने का 85% कोली समाज के हाथ से चला गया है। केवल 15% उसमें अभी कोली बचे हुए हैं, जो समुद्र का राजा महाराष्ट्र के लोकगीतों में कोली भाई को कहते हैं। हमारी कोली बहनें, आपको पता है कि नौवारी साड़ी पहनकर आज भी समुद्र पर जाती है, मच्छीमारी करती है, बेचती है। वो आज अपने अस्तित्व को जूझ रही है। हम उनकी बैठक किए, उन्होंने कहा कि हमारे पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं है। वो अपने साथ कोयता रखती है, पता है ना, मछली छीलने के लिए। उसने कहा आज भी हमें हमारा अस्तित्व यहां पर समाप्त होता दिख रहा है। हम तो कोयता लेकर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं है। लेकिन आज यहां पर उपस्थित हिंदू उस कोली बहन को बताएगा कि आपके पीछे हम हैं, तो लड़ेगा। यहां पर एक इतिहास में ऐसी घटना भी हुई, जब धर्मवीर संभाजी महाराज जी का वध किया गया, उनकी हत्या की गई, उनका बलिदान हुआ। जब उनके बाद कौन स्वराज्य का राजा, यह स्थिति थी। उसके पहले मराठे बिखरे हुए थे, कई सरदार कई दिशाओं में लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज गए, ऐसा कहते कि हर घर छावनी में बदल गया और हर मराठा योद्धा हो गया। मराठा मतलब जाति नहीं, मराठा मतलब यहां के लोग हो गए। युद्ध लड़ा, औरंगजेब 27 साल यहां पर रहा, लेकिन 27 साल में औरंगजेब जितनी जमीन कब्जा कर नहीं पाया, उससे कई गुना ज्यादा जमीन यहां पर जो घुस बैठी है उन्होंने कब्जा की हुई है। मैंने पिछली बार बताया कितनी की, आप जानते हैं। हम सब वक्फ बोर्ड का नाम लेते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत जमीन है। कितनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास? पूरे देश में करीब 9.5 लाख एकड़, महाराष्ट्र में करीब 1 लाख एकड़। लेकिन आप जानते हैं महाराष्ट्र में घुसपैठियों के पास 1,37 लाख एकड़ जमीन है। कितनी? 1,37 लाख प्लस। कैसे आया आंकड़ा? महाराष्ट्र का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय 80 लाख, संख्या मिल जाएगी आपको, सोचिए। और ये आपने यहां जो बैठा है, उसने, हर एक व्यक्ति ने जो कोई घर लिया होगा वो खरीद के लिया होगा। वो खरीद के लेते हैं क्या? वो कब्जा करते हैं। किस पे? सरकारी जमीन पे। मैंने पिछली बार बताया था आपको, सुदर्शन पर भी दिखाया था कि बांग्लादेश में अभी जो हत्या हुई, उसके बाद वहां से आने तो हिंदू चाहिए थे, लेकिन वहां पर से मुसलमान आ रहे, क्योंकि बहाना है घुसने का। तो एजेंटों ने दर बढ़ाया और इस वक्त वहां पर अगर बांग्लादेश की सीमा पार करके कोई आना चाहता है तो महाराष्ट्र का दर 2 लाख रुपए है, गुजरात का 1.5 लाख रुपए, मुंबई का 1 लाख रुपए, और भारत के किसी अन्य हिस्से में जाता है तो 50,000 रुपए है। वो 2 लाख रुपए में कहता है कि मैं तुमको गारंटी देता हूं कि सीमा पार से सुरक्षित लाऊंगा, यहां पर लाकर जिस राज्य में जाना है उसकी भाषा सिखाऊंगा, वहां जाने के बाद उस राज्य में लेके जाऊंगा, संबंधित शहर के मौलाना को मिलाऊंगा, वो मौलाना तुमको सारे कागज आधार वगैरह कार्ड बना कर देगा और सरकारी जमीन पर घर देगा, रोजगार देगा। कितने रुपए में? 2 लाख। बताओ, महाराष्ट्र का 2 लाख का रेट है, देश में 50,000 का रेट है। केवल 50,000 रुपए में इतना सब करवा के दिया जा रहा है। वो केवल आर्थिक मुनाफे के लिए कराया जा रहा है क्या? नहीं, ये गजवा हिंद करने के लिए संख्या चाहिए, और वो संख्या लाने का यही तरीका है। दुनिया में ये पहला उदाहरण नहीं है। गद्दाफी था, याद है? अभी कुछ ही साल पहले गद्दाफी मारा गया। गद्दाफी कहता था कि मुसलमानों टैंक मत बनाओ, रॉकेट बनाने पर खर्चा करने की जरूरत नहीं, ना उसके देश ने बनाया, उसने कहा कि ये कुछ मत करो, बस ऐसी औरतों को निर्माण करो कि उनकी कोख इतनी शक्तिशाली हो कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, हम यूरोप को अगले 20 साल में निगल लेंगे। कौन कहता था? ये मेरा वाक्य नहीं है, ये लिखा हुआ है, हम तक पहुंचने नहीं दिया जाता। गद्दाफी ने यह कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कोख ही हमारी अगली शक्ति है। उन्होंने मिसाइल पे पैसे नहीं लगाए। हमारा देश आज चांद पर जा रहा है, मंगल पर जा रहा है। हम 26 जनवरी को राजपथ पर हमारे शौर्य का, सामर्थ्य का प्रतीक करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये सारा सामर्थ्य जनसंख्या के आगे शून्य है, शून्य। ध्यान रखना, बुरा लगे किसी को, सहमत होगी नहीं? ये काम नहीं आएगा अगर जनसंख्या नहीं रहेगी, क्योंकि एक चुनाव ऐसा होगा
जिस चुनाव के बाद अंतिम प्रधानमंत्री हिंदू होगा, उसके बाद आने वाला प्रधानमंत्री हिंदू अगर नहीं होगा तो इस देश के ये आज का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से लेकर ये मिसाइल से लेकर ये सब कुछ किसी काम का नहीं रहेगा। और हिंदू के पास भागने के लिए कोई देश नहीं है, ठीक है। अभी तो भागने के लिए कम से कम हिंदुस्तान है, कहीं से भागकर यहां आएगा, लेकिन यहां से जाने के लिए कोई देश नहीं है। आज भी हम 33% भूमि पे बैठे। ये लेबनान कहां था? हमारा था। या अफगानिस्तान, अभी अभी कितने वर्ष हुए अफगानिस्तान को जाके? अफगानिस्तान तो अभी अभी गया 70-80 साल पहले। पाकिस्तान कब गया? 77 साल पहले। बांग्लादेश कब गया? 71 साल पहले। ये सारे देश हमारे थे, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक। लेकिन आज जो हिंदुस्तान है उसमें भी हम 9 राज्यों में कमी, अल्पसंख्यक हिंदू, कुछ राज्यों में लेस देन 1% है, लेस देन 1%। 2011 का आंकड़ा है। अभी 21 में जनगणना होती तो हम 13 राज्यों में कम हो चुके होते। महाराष्ट्र वैसे भी हिंदू जनसंख्या में 21वें नंबर पर है, नीचे से, मतलब इसके आगे 20 राज्य हैं। पहला राज्य जानते हैं आप कौन सा है? वो क्यों है जानते हैं? हिमाचल, जहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज में हिंदू है। उसके बावजूद पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे हैं कि अगर हिम्मत के साथ हिंदू राजनीतिक विचारधारा छोड़कर वहां का सत्ता में जो कांग्रेसी है वो भी हिंदू धर्म के लिए साथ में खड़ा है, हिमाचल के हिंदू का अभिनंदन करना चाहिए। विक्रमादित्य वहां के मंत्री है, कांग्रेस के हैं। उनको कल कांग्रेस के हाईकमान ने आदेश दिलवाया राजू शुक्ला के थ्रू। पहले उन्होंने पिछले 1 हफ्ते भर से फोन पे दिलवाया, नेता भेजे, कान में बतलाया। कल उन्होंने मीडिया में कहा कि हिमाचल की हमारी सरकार को हमारी नीतियों का ध्यान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पार्टी, कांग्रेस की पार्टी की नीति से ज्यादा हमें हिमाचल के हितों की रक्षा करनी है। महाराष्ट्र के मराठों, महाराष्ट्र के वीरों, जानो अस्तित्व ऐसे बनता है। नहीं तो पवार के पार्टी में चले गए तो सेकुलर बन गए, एक ठाकरे के पार्टी में बन गए, कुछ और बन गए। हमें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है। लेकिन कैसे बचा जाता है, हिमाचल से सीखिए। इसलिए वो आज 1 नंबर पर है हिंदू अनुपात में। फिर भी एक भी गैर कानूनी मस्जिद को सहन नहीं कर रहा है, एक होकर उतार रहा है। और आज यहां पर क्या स्थिति है मुंबई में जैसे ही शाम हो जाती है या सुबह हो जाती है, अजान का टाइम होता है, तो आप मुंबई में ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में लगता है ना। अब तो दक्षिण मुंबई में भी आवाज आने लगी है। ये स्थिति है। अगर ऐसा ही रहा तो ये मुंबई, ऐसा ही रहा तो ये देश हाथ से चला जाएगा और उसको जाने नहीं देना है। तो जनता एनआरसी लाना है। अब जनता एनआरसी लाने के लिए करना क्या है, कैसे आएगी? भाई सरकार की तरफ से आती तो ऊपर से आती, आदेश निकलते राज्य के सेक्रेटरी को, आदेश निकलते जिलाधिकारी को, आदेश निकलते तहसीलदार को, काम शुरू होता। अब हमारे पास ये तंत्र तो है नहीं, तो फिर हम कहां से लाएंगे? तो हम लाएंगे गांव से, पहले लाएंगे व्यक्ति से। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो किसी ना किसी को रोजगार देते हैं, जिनके पास कोई ना कोई काम करता है? बहुत लोग हैं, कई की फैक्ट्रियां है, कई एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है। अब मैं अगर मेरे कंपनी में काम करने वाले लोगों को कहूं कि मेरे कंपनी में 1500 लोग काम करते हैं और पूरे देश में 15,000 लोग काम करते हैं, तो मैं अगर ये कहूं कि मेरे कंपनी में काम करने वाले लोगों को अपनी नागरिकता दिखानी होगी, तो मुझे कोई रोक सकता है क्या? नहीं। चलिए मेरे पास 15,000 है, किसी के पास 1500 है, किसी के पास 150 है, किसी के पास 15 है। लेकिन अगर कोई निजी व्यक्ति उसके यहां पर काम करने वाले को कहे कि अपनी नागरिकता दिखाओ, तो दिखा ऐसा पूछने का अधिकार है कि नहीं? अभी 4 तारीख को 4 बजे नासिक के जिले के सारे इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन मिलके, जिनके पास कई लाख लोग काम करते हैं, पूरी नासिक इंडस्ट्री, वो एक सम्मेलन करने जा रही है। मैं उसमें जाने वाला हूं और एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि हमारे पास 10 लाख प्लस
जितने लोग नासिक के इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम अगले 1 महीने में उनकी नागरिकता जांचेंगे। सावरकर जी का जिला नासिक पहला जिला बनने जा रहा है जो इसकी घोषणा करेगा। हो सकता है कि नहीं? तो ये हो गई निजी शुरुआत। दूसरी शुरुआत कहां से होगी? गांव लेवल पर। गांव का मुखिया, सरपंच और गांव की सिविल सोसाइटी इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि हिंदू संगठन के नाम पर जाएंगे तो कहीं पर आपने एक थापड़ भी मार दी तो वीडियो वायरल करेंगे और कहेंगे कि देखो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जाकर ये करे वो करे। तो आप हिंदू संगठन के नाम पर नहीं जाएंगे, आप क्या नाम पर जाएंगे? सिविल सोसाइटी, हिंदू महाराष्ट्र का समाज। हम तो मुसलमानों को भी अपील करते हैं भाई, लोग कहते हैं मुसलमानों में भी देशभक्त होते हैं, तो आपको देशभक्ति दिखाने का एक अवसर है। वही देशभक्त मुसलमान होगा जो कहेगा कि विदेशी घुसपैठियों को निकालो। दूसरा गद्दार होगा, वो हिंदू होगा तो भी गद्दार होगा। मैं मुसलमान ही नहीं कह रहा। जो भी देशभक्ति की नई व्याख्या क्या होगी कि जो कहेगा कि घुसपैठियों को निकालो होगा देशभक्त, और जो घुसपैठियों को निकालने का विरोध करेगा वो होगा गद्दार। और इसलिए भारत के मुसलमानों, आपको ये हमें गलत साबित करने का अवसर है। मुझे तो मुसलमान विरोधी कहते हैं ना, तो मैं ही एक बार आपके साथ ये प्रयोग करने के लिए तैयार हूं। जरा देखते हैं कि कितने मुसलमान आते हैं और ये कहते हैं कि आपके कारण हमारा नाम खराब हो रहा है, चोरी लूट करने में आप ज्यादा हैं, आपकी जनसंख्या के अनुपात में आप जेल में ज्यादा हैं, अपराधों में ज्यादा हैं, तो आइए हम सब मिलकर बाहर करें। ऐसा अगर होता है तो एक अच्छा प्रयोग होगा। हमको झूठ साबित करके दिखाओ, हमको झूठ साबित होने में खुशी होगी कि नहीं? देखते हैं क्या होता है। उनको भी लेकर जाएंगे। हमारी जो समिति बनेगी गांव में, उसमें मुखिया हो, पहला प्रयास हो कि सरपंच और पूरी कमेटी हो। अगर नहीं हो, किसी कारणों से सेकुलर मिल जाए तो क्या करोगे? तो वहां के समाज ने मिलकर एक समिति बनानी है। उसमें पूर्व सैनिक होना चाहिए। यहां कोई पूर्व सैनिक है क्या? पूर्व सैनिक सेना में या कहीं पर काम कर चुके हैं? हाँ, तो ऐसे पूर्व सैनिक सब जगह पर होते हैं, उन सभी को भी लीजिए। उसके साथ पैरामिलिट्री वाले लीजिए, पूर्व के पुलिस वाले लीजिए, पूर्व के आप शिक्षकों को लीजिए, साधु को लीजिए, संतों को लीजिए, युवाओं को लीजिए, महिलाओं को लीजिए, वकीलों को लीजिए, जो जो आपको उपलब्ध है, सारा समाज मिलकर ग्राम सभा करनी है। और ग्राम सभा करके क्या कहना है कि हमारे गांव में अगर कोई घुसपैठिया है तो वो गांव छोड़ दे। प्यार से बोलना है, कोई हमला दंडा नहीं। यह अभियान हमको एक आधुनिक तरीके से करके दिखाना है। वो तो चाहते कि आप दंडा लेकर जाए, लेकिन जैसे आप दंडा लेकर जाएंगे वैसे ही आप कानून के अपराधी ठहराए जाएंगे, फिर विक्टिम हो जाएंगे और अत्याचारी आप हो जाएंगे। वास्तविकता विक्टिम कौन है? हम हैं, पीड़ित हम है ना। लेकिन हम जैसे ऐसा कुछ करने जाएंगे तो हमको ही अत्याचारी माना जाएगा। इसलिए हमने यहां पर गलत काम नहीं करना है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा और फिर आप लोगों को कौन कौन क्या क्या काम करेगा हम तय करेंगे। क्योंकि कुछ लोग नए भी है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में इसको जल्दी से खत्म कर लेता हूं कि हम गांव लेवल पर इसको करेंगे, शहरों में वार्ड लेवल पर करेंगे, और फिर इस तरीके से 70% महाराष्ट्र बड़े आराम से कर लेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। रहे 30% में 15% ऐसा हिस्सा होगा जहां थोड़ा दबाव बना कर किया जा सकता है। बचा हुआ 15% ऐसा होगा जहां पर आप जा नहीं सकते, उसको बोलते हैं नो गो जोन, जहां पर पुलिस भी, महाराष्ट्र पुलिस भी नहीं जा सकती। जानते हैं ना आप, ऐसे कुछ एरिया है। मुंब्रा में जा सकती है क्या? मालेगांव। और यहां पर भी अभी मुंबई में तो बहुत ऐसे इलाके हो गए, मुंबई वालों को ही पता नहीं है कि ऐसे कौन से इलाके हैं, जा नहीं सकते। ना वहां कानून चलता है, ना बिजली बिल आता है, ना टैक्स भरा जाता है। पूरे दुनिया भर के आतंकवादी वहां पर आकर रहते भी हैं और किसी को पता भी नहीं है। अभी बांग्लादेश की एक, अब वो पॉर्न के आपके स्टार नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैं वो शब्द थोड़ा रुक गया। पकड़ी गई, पता है ना? यहां रह गई। बताओ, यहाँ का नाम, यहाँ का पास, मतलब सब कुछ। अगर इसका मतलब, मुझे लोग कहते हैं अरे सुरेश जी वो तो लेबर में इधर उधर मिलेंगे। नहीं, हमने एक बड़े कंपनी में पिछले दिनों एनआरसी करवाई प्रायोगिक तत्व पे, एक ट्रायल के तौर पर। आप जानते हैं उसके अंदर 6 बांग्लादेशी
एग्जीक्यूटिव लेवल पे मिले, 2 कश्मीरी मुसलमान मिले। ये अभी अभी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा ये घुसे नहीं है। मैं तो कहता हूं बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे होंगे जिनके नाम और काम हम अलग देख रहे हैं, उधर के होंगे। आसाम में एक सांसद भी है जिसके ऊपर केस चला सुप्रीम कोर्ट में कि बांग्लादेशी नागरिक है क्या। ऐसा कहा जाता है कि अगले 10 वर्ष बाद आसाम का अगला मुख्यमंत्री बांग्लादेशी नागरिक होगा, अगर अभी इमीडिएट कुछ नहीं किया गया तो। इसलिए हमारा आंदोलन इधर शुरू हुआ तो जिन राज्यों ने घोषणा की अपने यहां पर, उसमें दूसरा राज्य आसाम है जिसने इसकी घोषणा की। हमने अभी जाकर आसाम में आंदोलन शुरू नहीं किया, लेकिन मुंबई में आंदोलन करने का परिणाम पूरे देश में जाता है, और इसलिए महाराष्ट्र चुना है। छत्तीसगढ़ ने किया, उत्तराखंड ने भी किया। अभी 4-5 दिन पहले उत्तराखंड ने भी कहा कि हमारा राज्य इतना छोटा है कि यहां पर अगर कुछ लाख लोग भी आ जाए तो भी हमारे राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और पहाड़ के लोग अब निकल पड़े हैं। और इसलिए मित्रों, समस्या बहुत गंभीर है। तो हमारी पहली स्टेप क्या कही हमने? व्यक्तिगत स्तर पर एनआरसी। दूसरी, गांव लेवल पर, वार्ड लेवल पर एनआरसी। क्या स्टेप रहेंगी इसकी? पहली स्टेप रहेगी, हम 6 स्टेप में इसको लेकर जाएंगे। पहले कार्यकर्ता प्रशिक्षण और योजना जो आपके सामने हो रही। दूसरा, इसके बाद हम करेंगे जन जागरण। लोगों को जाकर बताएंगे कि कितनी बड़ी समस्या है, आप जागो। और आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में आपके मोबाइल पर बांग्लादेश घुसपैठियों से संबंधित मैसेज आने लगे हैं ना। अभी तक हमने भेजना शुरू नहीं किया है। ये इस वातावरण का परिणाम है कि लोग अपने आप खोजने लगे, अखबारों में आने लगे हैं, टीवी चैनलों पर आने लगे। जो पुलिस वाले कभी भी बांग्लादेशियों को पकड़ते नहीं थे, कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं आ रही कि पुलिस ने यहां पकड़े, वहां पकड़े। अभी तो आंदोलन शुरू नहीं हुआ है। जिस दिन शुरू होगा उस दिन बाढ़ आ जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए पहली अवस्था रहेगी कार्यकर्ता प्रशिक्षण, दूसरी जन जागरण, तीसरी रहेगी इस समाज की एक टीम बनाना। और वो टीम बनाकर हम 3 तारीख को, अभी ऐसी योजना है, घोषणा नहीं कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं क्योंकि आप कार्यकर्ता अभी बाहरी डेट नहीं बोली है। पहली नवरात्र को, शक्ति पूजा की पहली नवरात्र को मुंबई में महाराष्ट्र के चुनिंदा लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आंदोलन की घोषणा करेंगे। और उसके बाद पूरे राज्य भर में इसकी ग्राम पंचायतें प्रस्ताव पारित करना वगैरह वगैरह सब शुरू करेगी। प्रस्ताव 2 प्रकार का होगा, एक जो है उनको छोड़ो, और एक नया गांव में कोई भी आएगा तो घर भाड़े से लेना हो, जमीन भाड़े से लेना हो या खरीदनी हो, ग्राम पंचायत के अनुमति के बगैर खरीद नहीं सकते। ये जिस दिन होगा उस दिन से घुसपैठ रुक जाए। नहीं तो छोटे छोटे गांव में ऐसी स्थिति है, वो बोलते हमारे यहां तो 2 ही घर थे, वो 2 के 200 कब हो गए पता नहीं चला। ये स्थिति है। और इसलिए तीसरी अवस्था ये रहेगी कि हम अपील करेंगे। जब हम आंदोलन की घोषणा करेंगे उसके बाद हम अपील करेंगे, और उस अपील की अंदर आंदोलन की घोषणा के बाद जब वातावरण पूरा गर्म हो जाएगा, उसके बाद सिविल सोसाइटी आएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगी कि घुसपैठियों महाराष्ट्र छोड़ो। 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं अपील। 10 दिन में नहीं जाएगा, उसके बाद ऑपरेशन शुरू होगा, सर्च, खोजो, मराठी में शोधा, इंग्लिश में सर्च, हिंदी में खोजो, मराठी में शोधा। ये ऑपरेशन शुरू होगा। ऑपरेशन में जो हिंदू है उसके सामने ऑरेंज कलर दिया जाएगा, जो भारतीय मुसलमान है उसके सामने ग्रीन दिया जाएगा, जो अन्य ईसाई वगैरह है उनके सामने व्हाइट कलर दिया जाएगा, जिनकी नागरिकता कंफर्म है। और जिसकी नागरिकता जो कागज नहीं दिखा रहा है, कोई झगड़ा नहीं करना है, उसके नाम के सामने आपने येलो कलर लगाना है, मतलब सस्पेक्टेड, उसको अलग से डील करेंगे। पहले एक बार आप पूरी जांच कर लीजिए, और फिर जो प्रॉब्लम है उसको केवल चिन्हित करिए। कागज नहीं दिखा रहा है या सस्पेक्टेड है, उसको केवल चिन्हित करिए, आगे बढ़िए। और जिसके पास जो कागज दिखाए और हमारे पकड़ में आ गया उसको रेड कर दीजिए। तो क्या हो गया? सर्च और डिटेक्ट। अब वो अगली अवस्था आएगी डिलीट। उनकी भारतीय नागरिकता सूची से, मतदाता सूची से नाम हटाया जाएगा। और उसके बाद की अवस्था रहेगी डिपोर्ट, मतलब यहां से भेज दो। अब बहुत लोगों के मन में यह शंका है कि क्या हम डिपोर्ट करेंगे तो
पुलिस कार्रवाई हम करेंगे तो हम पे ही पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं अभी आपको कहता हूं कि डिपोर्ट वाला काम आप मत करिए। इसके लिए मैंने पिछली बार तो मैंने कहा था कि आप और हम करेंगे। अभी डिपोर्ट वाला काम करने के लिए सरकार तैयार होगी, ऐसी स्थिति हमने पैदा की है। क्योंकि कानून भी यही कहता है ना कि भाई कोई पता चले बांग्लादेशी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। और जब तक वो डिपोर्ट नहीं होता तब तक कहां रखना है उसको, डिटेंशन सेंटर। और महाराष्ट्र सरकार आज जो है और कल ये रहेगी या जो आएगी, उसको ये करने के लिए हम मजबूर करेंगे। यह आंदोलन केवल 2 महीने का नहीं है, ये लंबी लड़ाई है और अपने बच्चों के अस्तित्व के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, तो इसलिए सर्च होगा, सर्च में चिन्हित करेंगे, डिटेक्ट जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद उनके नाम डिलीट करवाएंगे। अब कैसे, आप जानेंगे कैसे, बहुत फास्ट बताता हूं, पिछली बार बता चुका हूं, फिर भी जब आप किसी के पास जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से बोल देता हूं कि मैं तो आधार कार्ड है भाई मेरे पास। लेकिन हम पिछले 7-8 साल से एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र ना हो। और पिछले 3 महीने में भारत सरकार जितने नए आधार कार्ड दे रही है उस पे बकायदा एक चौखट डालकर लिख रही है कि ये आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। यह आपके हमारे आंदोलन का परिणाम है। इसलिए जिनके पास आधार है, आधार दिखाएगा तो आधार मानना नहीं, बोलना है देख इस पे क्या लिखा है। और नया आधार कार्ड इशू नहीं हो रहा है, पता है ना, रिन्यू भी नहीं हो रहा है। जो रिन्यू जा रहा है उसको सारे कागज मांगे जा रहे हैं। और अभी आपने देखा परसों जयपुर में वहां के एक विधायक ने एक आधार कार्ड बनाने वाले को पकड़ा, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने। पूरे देश भर के वीडियो आधार कार्ड बना रहा है, कितने रुपए में, 200 रुपए। 200 रुपए भी प्रीमियम लेके, मतलब ओरिजिनल रेट क्या है, 100 रुपए। इस देश की नागरिकता 100 रुपए में बेची जाए, 100 रुपए। आपके और मेरे पूर्वजों ने जिसके लिए बलिदान दिया, कितने गर्दनें उतार दी, कितनी माताओं ने अपने सुहाग गुजार दिए इस राष्ट्र की 1-1 इंच भूमि के लिए। आज यहां पर 100 रुपए में नागरिकता बेची जा रही है। क्या यह हमारी कीमत है? नहीं। लेकिन लगाई जा रही है, क्यों? क्योंकि आसानी से अवेलेबल है। और इसलिए अगर कोई आधार कार्ड दिखाएगा तो उसको कहना है ये नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, कागज दिखाओ, अब्बू कहां है। वो ज्यादातर बोलेंगे, ज्यादातर यही बोलेंगे, ठीक है ना। तो बोलना है कौन से कब्रिस्तान में। अभी हमने महाराष्ट्र में एक इसका सैंपल सर्वे किया तो राहुल केला नाम का जगह है झारखंड में, राहुल केला। तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि उड़ीसा है, उसने कहा कि ये वहां गया है, हाँ वो बॉर्डर पे है। तो अपने कार्यकर्ताओं ने कहा ठीक है। मैंने कहा ना तुरंत कुछ नहीं करना है। उसने कहा ठीक है तुम रहो। 24 घंटे बाद पता चला, अपनी टीम वहां गई, वहां के कब्रिस्तान के कागज निकाले, कब्रिस्तान के कागज का फोटो खींचा। उसने कहा था कि जनवरी 92 में गया है, अगला महीना, पिछला महीना, सारे कागज निकाले, वहां के ग्राम पंचायत के साथ सब कुछ जांचा। पता चला कि उसका अब्बू वहां कब्रिस्तान में है नहीं। 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद अपने कार्यकर्ता फोटो लेकर वहां ढूंढने गए तो अब्बू का बेटा भी केवल इतना करने भर से गया कि नहीं। अब वहां से भगा ही ना, उसको एक बार डिसमेंटल करिए, वो कहा जाएगा उसकी चिंता भी मत करिए। वो भारत से नहीं गया, लेकिन उस गांव से तो जाने दीजिए। अरे भाई, इनके तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, ऐसा वातावरण इन्होंने बनाया है। अगर आप उनको कम से कम एक गांव से, घर से भगाने में भी अगर यशस्वी होते हैं तो भी आपका पराक्रम माना जाएगा, इतिहास उसको याद करेगा। क्या वाक्य, ऐसी घटनाएं हो रही है। इसका परिणाम क्या होगा? कागज दिखाओ भाई, दिखाओ कागज, वेरीफाई करेंगे। आपके सारे कागज वेरीफाई करने के लिए अपने पास कॉल सेंटर बन रहा है, उस कॉल सेंटर में फोन करना। एक और है, वो कहते बंगाली में बोलते हैं। पुलिस वाले को समझ में नहीं आता कि ये जो बंगाली बोल रहा है ये बंगाली पश्चिम बंगाल की कि बांग्लादेश की। इसके लिए अपने 100 वॉलंटियर
नवरात्र में हम नवरात्र खत्म होते ही बंगाल से महाराष्ट्र में लाएंगे, बंगाल से। जो पहचानेंगे कि ये भाषा कौन सी है, उनको विभिन्न जिलों में भी बेचेंगे और कॉल सेंटर में भी आपने वीडियो रिकॉर्ड करना है, व्हाट्सएप करना है, वो बोलेंगे कि ये बंगाली जो बोल रहा है ये बांग्लादेशी है या पश्चिम बंगाल की है, भाषा से भी पहचाना जाएगा। आगे भाई रिश्तेदार कहां हैं? बहुत से लोगों ने यहां के बीबिया की है, पता है ना। झारखंड में 6 जिले ऐसे हैं आदिवासी जहां पर जमीन पूरे राज्य में कोई और नहीं ले सकता, तो लूड़ी लंगड़ी कैसे भी महिला हो उसके साथ शादी की जा रही है। क्यों? केवल इसलिए कि उस राज्य में जमीन ली जा सके। फिर उसके नाम पर जमीन ली जाती है, फिर बच्चे, पुराने बच्चे ही उसी के नाम पे दिखाए जाए या नए बच्चे जो भी हो, 4 बाकी भी दूसरी बीवियां की जा सकती है और उनके नाम पर प्रॉपर्टी ली जाती है। 6 जिलों की डेमोग्राफी झारखंड की बदल गई। अभी नेशनल डिबेट का मुद्दा है, पता है ना आपको, झारखंड क्यों, महाराष्ट्र में कितनी जगह पर बदल गई है। तो इसलिए ये इनको कहना है कि भाई दिखाओ, तो जो बचाने आएगा उसको चिन्हित करके रखिए। फिर जब सब जगह से आप निपट जाएंगे तो जिनको चिन्हित किया है उनके पीछे हम पड़ेंगे। चुनाव से पहले उनके नाम डिलीट करवाएंगे, फिर डिपोर्ट वाले सिचुएशन पर आएंगे। डिपोर्ट करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि पहली सारी अवस्थाएं अगर आपने आक्रामकता के साथ पूरी की तो आपको डिपोर्ट करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ेगी, खुद भाग जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई महाराष्ट्र में हो रहा है ना, चलो यहां से भाग जाते हैं, या ज्यादा क्या होगा, वहां से निकलेंगे मुमरा जैसी जगह पर जाएंगे। तो गाजा पट्टी है ना इनके लिए, गाजा पट्टी पता है ना। हाँ, आजकल तो सबको पता है क्योंकि इजराइल ठोक रहा है। मैंने कल के शो में कहा, इतना छोटा सा इजराइल अगर वो ठोक रहा है तो इतना बड़ा हिंदुस्तान कभी तो ठोके भाई। उसको अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं है क्या? सब है, तो हम ही क्यों चिंता करें। तो हमारे यहां पर भी ऐसा हो चाहते ना। खैर, वो सरकार जब करे तब करे, फिलहाल कौन ठोकेंगे, लेकिन हम कायदा कानून नहीं तोड़ेंगे। अब कई लोग कहते हैं सुरेश जी आप तो हर बार बड़े ही आक्रामकता से बात रखते हैं, तोड़ते हैं। मैं खुद तोड़ता हूं, आप जानते ही। लेकिन इस बार क्या हो गया, आप गांधीगिरी सिखा रहे हैं क्या? तो मैं कहता हूं नहीं, मैं शिवाजी गिरी सिखा रहा हूं। इसको मराठी में क्या कहा जाता है? गणिमिकावा। ये गुरिल्ला वॉरफेयर थोड़ा विचित्र शब्द है। अब उसके लिए कोई और अल्टरनेटिव, जरा ये शब्द बड़े ढूंढते हैं, कोई अल्टरनेटिव शब्द गणिमिकावा के लिए निकालिए जो कि हिंदी वालों को भी समझ में आए, तो फिर वो अपन उपयोग में लाएंगे। तो या इंग्लिश में निकालिए, तो वो हम करेंगे। हम कानून नहीं तोड़ेंगे। हम 6 स्टेप में से हमें कोई भी अपील करने से रोक सकता है, हमें कोई खोजने से रोक सकता है, हमें कोई चिन्हित करने से रोक सकता है, हमें कोई नाम डिलीट करने से रोक सकता है, और यह अगर हम करते हैं तो हमको कोई डिपोर्ट करने से रोक नहीं सकता। यह हमारा विश्वास। अब क्या है, अब एक्शन प्लान पे आते हैं। एक्शन प्लान यह है कि इसके लिए समिति बनानी है। एक होगी राज्य की समिति, उसके साथ होगी राज्य की 4 समितियां होगी, एक संरक्षक मंडल होगा, जो भी इसको आर्थिक सहयोग करने वाले लोग उसमें संरक्षक मंडल में आएंगे, जो एडवाइजरी पोजीशन रखते हैं, जो सलाह देते हैं, उनकी सलाह हमारे लिए जरूरी है, उनको सलाहकार समिति में रखेंगे। एक कार्य समिति होगी जो इन सभी प्रकार के लोगों की होगी, और एक होगा मार्गदर्शक मंडल जो साधु संतों का होगा। इन चारों की मिलकर संयोजन समिति बनेगी और वो समिति काम करेगी। जो समय देना चाहता है, जो राज्य स्तर पे समय देना चाहता है वो राज्य की समिति में रहेगा, जो जिले की स्तर पे समय देना चाहता है वो जिले में रहेगा, जो तालुका में समय देना चाहता है वो तालुका में रहेगा, और जो गांव में समय देना चाहता है वो गांव में रहेगा, शहरों में जो वार्ड में समय देना चाहता है वो वार्ड में रहेगा। आप तय करिए कि आपको कहां समय देना है। कौन कौन है समय देने के लिए तैयार? एक हाथ का मतलब 50% होता है। केवल एक हाथ नहीं, 10 उंगलियां भी है, ठीक है ना। और इसकी मुट्ठी जब बांधी जाती है
तो बड़े बड़े मराठों ने कई लड़ाइयां, मुंडा जी, मराठों ने कई लड़ाइयां ये मुट्ठी तलवार को लगाए बगैर ही जीती। बाजीराव ने, अब जानते हैं ना बाजीराव पेशवा, 41 लड़ाई, 41 लड़ाई 40 साल की उम्र में जीती। उसमें से 20 लड़ाइयों में उन्होंने तलवार की मुट्ठी को हाथ तक नहीं लगाया। मतलब उनको पता था शत्रु को कि अगर मुट्ठी को हाथ लगाएगा तो फिर जीतना इसी ने, उससे अच्छा है कि हाथ मत लगाने दो। उसमें वो आजकल हैदराबाद जिसको कहते हैं वहां का जो, नहीं वो तो चिरकुट है, वो तो प्यादा से भी नीचे का है। तब वहां पर कौन था? रजाकार का निजाम था। निजाम का जो भी रहा होगा, निजाम ही थे सारे। अंतिम निजाम का क्या हाल हुआ हम जानते हैं। लेकिन ये ओवैसी क्यों इतना फुदफुदाता है? इसलिए क्योंकि आप और हम उसको रोकते नहीं है। जिस दिन आप रोकना शुरू करेंगे ओवैसी पुनः इधर आ जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस आंदोलन से कई घर वापसियां होगी। अब मुझे किसी ने नासिक के कार्यक्रम में कहा कि कहे कोई भाई अगर कोई घर वापसी करे तो बांग्लादेशी को यहाँ रखेंगे क्या? मैंने कहा हमने तो अभी तक इस आंदोलन में सोचा नहीं था, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, तुम बांग्लादेश जाओ, वहां हिंदू बनो, फिर CAA कानून के अंतर्गत यहां आओ, हिंदू बन के आओ। और उस कानून में एक प्रोविजन के लिए मैंने पत्र लिखा है गृह मंत्री को कि अगर कोई धर्म बदलकर यहां की नागरिकता लेता है तो जिस पीढ़ी में, स्वयं के जिस आयु में या जिस पीढ़ी में वो धर्म बदलेगा उस समय उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ऐसा है क्या? नहीं। तो ऐसा कई देशों में है। कई देश ऐसे जहां पर वांशिक अनुपात मेंटेन करने के लिए ऐसे नियम है। सिंगापुर में है, वहां पर भारतीय वंश के कितने लोग रहे इसका अनुपात तय है। मलेशियन कितना रहे अनुपात तय है। चाइनीज कितने रहे अनुपात तय है। तो हमारे यहां होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अरे पाकिस्तान देने के बाद इतना झेल रहे हैं, ये सारा समय आप और हम जो हिंदुस्तान बचाने के लिए लगा रहे हैं, ये अगर ये समस्या नहीं होती और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अंतिम मुसलमान उधर भेज दो और अंतिम हिंदू लाओ, ऐसा होता तो आपका मेरा समय, मेरा तो पूरा जीवन ही इसी काम में गया है। मैं कोई और काम करता तो प्रोडक्टिविटी होती, आर्थिक सृजन होता। हम सबका जो लाखों लोगों के करोड़ों घंटे गए हैं वो सारे अगर लगते पैसे कमाने में, देश को आर्थिक दृष्टिकोण से सबल बनाने में, तो रुपया डॉलर के आगे होता, पीछे नहीं होता। स्वतंत्र हुए तब तो बराबर थे ना, रुपया और डॉलर बराबर था। हाँ, पाउंड भी था। तो आज हम नीचे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मराठी में बांडगुड़ बोलते, पता है बांडगुड़? किसी पेड़ के ऊपर कोई परजीवी प्राणी आता है, मतलब वेली आती है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? परजीवी। वो अमरवेल तो हमने कर दी क्योंकि हमारा खा खा के अमर हो गए। अमर बीमर नहीं है, उसको उतार कर नीचे फेंक दो, जल जाएगी। ठीक है ना? हाँ, उसी को, उसको पोषण मिलता है उस पेड़ से। ये सारे घुसपैठिए कौन है? अमरवेल बना दी। फिर कह रहा हूं, राजस्थानी में अदरवेल कहते हैं, अदरवेल। हाँ, तो इसलिए हमको ये निकालनी है, समय देना है। समय देने में राज्य स्तर पर जो समय दे सकते हो राज्य स्तर पे दे दे, जो जिले पे दे सकते हैं अपने अपने स्तर पे दीजिए। जो केंद्रीय टीम में रहना चाहते, समय कार्यालय में देना चाहते, प्रवास में करना चाहते, कोई संसाधन देना चाहते, गाड़ी देना चाहते, घर देना चाहते, भाई आंदोलन के लिए 1-2 महीने हमारा फ्लैट लीजिए। इनको फ्लैट नहीं मिल रहा है, यहाँ पता है आपको? ये कार्यालय यहाँ है तो आसपास में। और मैं सावरकर जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मुंबई जैसे शहर में उन्होंने कहा कि ये सावरकर भवन इन्हीं कामों के लिए बना है, जितना चाहे यूज करो। रंजीत जी यहां नहीं है और हम उनका केवल सभागार यूज नहीं कर रहे, उनकी कैबिन भी हम ही यूज कर रहे हैं। जितना चाहे, ये हॉल का लाखों रुपए रेंट है, इस आंदोलन से नहीं ले रहे, उल्टा सारी सुविधा दे रहे।
लेकिन इनको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं कि भाई आप लोग तो बीवी बच्चे वाले नहीं हो, घुसपैठिया आएगा उसको मिलेगा। मौलाना ने तो बना के रखा है, चिन्हित करके रखा है, उसको मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। ऊपर से बोलते अच्छा आप लोग आंदोलनकारी हैं, तो फिर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उसको पता नहीं कि उसका घर तभी तक सुरक्षित है जब तक ये लड़ रहे हैं। जिस दिन ये लड़ना बंद कर देंगे, वो घर तो तय किया है। अरे जो बनाता है ना लेबर, वही कहता है तुम बनाओ, 2 मंजिल और चढ़ाओ, कुछ सालों बाद यही लेने वाले। इसलिए अवस्था है जो जिस प्रकार से गाड़ियों की जैसे भी मदद करना चाहता है लेकिन नहीं भी करता है, तो आपका मानसिक समर्थन भी इस आंदोलन में जरूरी है। विस्परिंग पावर करिए, जहां बैठेंगे चर्चा करिए। सारे आप 10 लोगों से भी चर्चा करेंगे तो और 10 लोग अगले 10 लोगों से चर्चा करेंगे तो ये विषय आगे बढ़ेगा। क्या कहना है? महाराष्ट्र में घुसपैठिया मुक्त आंदोलन शुरू हुआ है और इसका समर्थन करने के लिए एक नंबर है, नंबर लिख लीजिए 9209 204 204। आप जानते हैं इसके ऊपर लाखों कॉल आ रहे हैं। इस कारण इस नंबर को कुछ दिन बंद रखना पड़ा, अभी पोर्ट करना पड़ रहा है दूसरे इसमें। अभी सेव करिए, अभी स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ, 2 दिन बाद ये फिर शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर एक दिन में 2,75,000 कॉल आ गए, उसके बाद ये ठप हो गया क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं थी इतने मिस कॉल लेने की। अभी इसलिए मैंने कहा लिख लीजिए, 3 तारीख को इसको दोबारा ऑन करेंगे। तो ये नंबर है। फिर एक और नंबर है, ये जनता एनआरसी की वेबसाइट है। फिर एक नंबर है 779955। हाँ, 8750779955। और एक इन दोनों का भी नंबर लीजिए। यहाँ पर आशुतोष जी और नरेश जी यहाँ रह रहे हैं। आपका नंबर बताइए। जो 96191 96191 80252 96191 80252। हाँ, उसमें कागज पे लिखा है। हाँ नरेश जी 91382 45001 नरेश प्रताप। 91382 45001। अरे आराम से। ये क्या है? ये वो मराठे जो पानीपत में 280 साल पहले गए थे। आपको पता है ये लोग वापस क्यों नहीं आए? इतिहास नहीं बताया जाता। महाराष्ट्र में पानीपत का मतलब लोग समझते हैं कि लड़ाई हार गए, ऐसा नहीं है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अब्दाली के साथ हुई थी, पता है ना? अब्दाली यहां नहीं रहा। जीतने वाला अगर जीतता तो कहां रहता? कोई जो भी जीतता है वो ही रहता है ना। अब्दाली तो अफगानिस्तान भाग गया, तो जीतने वाला भाग जाता है क्या? दूसरा, जो जीतता है राज करता है ना। अब्दाली ने राज किया क्या? अच्छा, टैक्स लेता है। अब्दाली टैक्स ले पाया क्या? तो सब कुछ तो छोड़ के भाग गया। और केवल भाग नहीं गया, ऐसा पीटा गया, ऐसा मारा गया। उस महाभारत के बाद, महाभारत की युद्ध भूमि और पानीपत की इनकी युद्ध भूमि पास पास में है। कुरुक्षेत्र और पानीपत पास पास में है। ऐसा कहते हैं कि उस युग में, त्रेता में महाभारत हुआ और कलयुग में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें दोनों तरफ से 50-50 हजार लोग मारे गए। महाराष्ट्र का ऐसा कोई घर नहीं है जिससे कोई बलिदानी वहां पानीपत में बलिदान नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति पैदा हुई कि पश्चिम से उसके बाद सारे लुटेरे कहां से आते थे? खैबर खिंड। उसके बाद कोई भी लुटेरा यहां से वापस ना आए, इसके लिए जो मराठे वही रह गए उनको बोलते रोड मराठा। ये उनमें से एक है। और जो नीरज चोपड़ा है ना, भाला फेंक वाला, वो चोपड़ा नहीं है, चोपड़े। जलगांव जिले में एक स्थान है चोपड़े, सुना होगा कभी, चोपड़ा बोलते हैं। तो जो चोपड़ा है वहां का है और वहां से भाला फेंक करने वाली टीम में उनके पूर्वज थे, तो वो खून में है। जब मौका मिला तो ओलंपिक में फिर भाला फेंक के दिखाया। तो मैं बताता हूं कि अगर नीरज चोपड़ा के परिवार वाले युद्ध में भाला फेंकते थे
इसलिए जिस समय उनके एक वंशज को भाला फेंकने का अवसर मिला तो उसने जीत कर दिखाया। तो यहां सबको अगर लड़ाई का मौका मिलेगा तो ये भी जीत के दिखाएंगे, क्योंकि भारत का कोई हिंदू आज जो जीवित है, ऐसा कोई हिंदू नहीं है जिसने पिछले 1000 वर्षों में धर्म के अस्तित्व के लिए कोई ना कोई बलिदान ना दिया हो। कोई घर नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि जैन शांति की बात करते हैं, अरे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, सभी ने लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद उधर बन गए। इसलिए सभी ने लड़ाइयां लड़ी है। अब सभी योद्धाओं के पुत्र है, महावीरों के पुत्र है, और ये तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आज का संकल्प से बड़ा संकल्प नहीं हो सकता। मैं दावा करता हूं कि आप गंगा में जाकर भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे तो तब उनको जितनी खुशी होगी, उससे ज्यादा खुशी उनको हिंदुस्तान बचाने में आप योगदान देंगे उससे होगी। और इसलिए यह करना है। अब इसमें कौन कौन क्या क्या कर सकता है, या कोई प्रश्न है तो आप पूछते हैं, फिर हमको ये सभागार थोड़ी देर में खाली भी करना है, इसलिए खड़े होइए जिसको पूछना है, फिर हम संकल्प लेंगे और कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो किसी का प्रश्न हो या कोई कहना चाहता हो कि मैं सोशल मीडिया में योगदान करूंगा, मैं टाइम दूंगा, हफ्ते में 1 दिन दूंगा, महीना पूरा दूंगा, जिसको जो संभव है बता सकते हैं, किसी को भी। हाँ हाँ हफ्ते में 1 दिन समय दे सकते हैं संडे को। हाँ, और आपके पास स्किल क्या है? सोशली हम लोग कनेक्टेड है। मुंबई के कौन से एरिया में रहते हैं? हाँ, वसई विरार से। और कौन कौन है यहाँ पर? ओ, कुछ लोग देखिए ये वसई विरार वाले हैं, तो आप लोग आपस में तय करिए, इसके संपर्क में रहे। नाम बताओ। मैं अरुण त्रिपाठी राजस्थान से हूँ, अभी लोअर परल में रह रहा हूँ मैं 1 साल से। सोशल मीडिया में मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। मैं राजस्थान में 25 साल से दूरदर्शन और दैनिक भास्कर में मैं यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं इसका मेरा एक चैनल भी है राष्ट्रहित के नाम से, तो उसके नाम उसका प्रचार करना चाहता हूँ पूरा। बिल्कुल, आपका स्वागत है। 24 आवर्स बिल्कुल बिल्कुल, वाह। आशुतोष जी वीडियो बना रहे आपका सबूत के लिए। नहीं, यही सबूत है कि आज आप यहाँ है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं। हाँ हाँ हाँ, के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाने का अपेक्षा रखते। ठीक है। नाम क्या बताएं? संजय प्रजापति। कहाँ है, रहते कहाँ है? मुंबई में ही बताएं। थाने में रहते हैं। ठीक ठीक। हाँ, कार्यालय हमारा कारगर है। ठीक। एक कामगार यूनियन चलाता हूँ और इस यूनियन के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता हूँ। तो यूनियन से 3 तारीख को पत्र निकालना है क्या? ठीक है सर। घुस बैठिए मुक्त महाराष्ट्र अभियान में ये यूनियन सहभागिता करती है और यूनियन के सारे सदस्यों को उनकी नागरिकता बताने के लिए बाध्य करती है। जो देश का नागरिक है ऐसा साबित नहीं करेगा वो यूनियन का सदस्य। चलिए, पहला इतिहास में इनकी यूनियन, पहली यूनियन लिखी जाएगी। इतिहास वही बनाता है जो पहला खड़ा होता है। ठीक है, आगे। हाँ बोलिए। अभी अरुण पाटील। हाँ डोंबिवली मधून। हाँ, बोला क्या करेंगे? मी दिवसातून 7 तास सोशल मीडियाला वेळ देतो साहेब, हाँ आणि ऑल महाराष्ट्र सोशल मीडिया कनेक्ट आहे आणि मातृभूमी सेवाशी मी काम करतो। ठीक है, तो सोशल मीडिया में टाइम देंगे। सोशल मीडिया मध्ये मी पूर्ण ऑल महाराष्ट्र पूर्ण हिंदू संघटना माझ्याशी जुळलेली आहे। ठीक है, तो सोशल मीडिया। ठीक है, आगे। हाँ हाँ हाँ, 2 घंटा रेगुलर संगठन के कार्य लोगों को एकजुट कर सकता हूँ। ठीक है, धारावी सबसे ज्यादा अगर कहीं होंगे तो वही होंगे। हाँ, और दुर्भाग्य से देखिए ना, वो आकर बैठे हैं और अदानी आप उनको पक्के घर देंगे। यह हमारे देश की व्यवस्था है। हाँ सर, मैं विजेंद्र सिंह कांदीवली। मैं सोशल मीडिया में 20,000 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदू भाइयों को जात पात में पहले नहीं बंटने।
आप बस क्या करना चाहते हैं बताइए। सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हूँ। ठीक है, तो कहाँ रहते हैं? कांदिवली। ठीक है, हाँ साहेब नमस्कार, मी मुंबऱ्यातून आहे. मुमरा, वाह वाह, शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, इस पितृ पक्ष में संकल्प करते हैं, महाराष्ट्र को, भारत को घुसपैठिया मुक्त करके रहेंगे। इस संकल्प के लिए तन मन धन आवश्यक संघर्ष करेंगे। इसके लिए हमारी ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारे पूर्वज, हमारे गुरु, भारत माता हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे, विजय दे, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की।